हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा पेन से स्केचिंग करनी। यहाँ पे मेरे पास फ़ोन में कुछ पिंटरेस्ट से सर्च की हुई पेंटिंग्स हैं जो रैंडमली सर्च कर रहा हूँ अभी। ये जॉन फर्नांडिस के आर्ट वर्क्स हैं जो फिगर स्टाइल जो आप स्टडी देख रहे हैं, तो इनकी स्केचिंग करेंगे। ये किस लिए कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको स्केचिंग की स्टार्टिंग बताता हूँ, किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। जैसे ये कोई भी पोज है और सबसे पहले फेस की जो ड्राइंग है, जो बाहरी आउटर लाइन है, उसको हम लेते हैं। उसके हिसाब से सारी फिगर मैनेज हो जाती है। फेस के बनाने का सबसे पहले यही कारण होता है कि हम फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना कि आप पहले सारी फिगर की आउटलाइन लें फिर उसमें शेडिंग करें। हाँ, ये भी तरीका सही है, लेकिन जहाँ पे हम स्केचिंग कर रहे हैं रैंडमली, तो वहाँ पे हमें सीखना चाहिए कि पहले फेस को आप कितने टाइम में कैप्चर करते हैं, उसका स्टाइल। ठीक है, जैसे ये इसके स्टाइल है, यानी कि इसका एंगल है। उसके बाद ये शोल्डर है, तो उसके बाद ये लाइन जो जा रही है। ठीक है, इसके एंगल्स जो हैं वही हमें समझने होते हैं। तो फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी जाती हैं बाकी। और जैसे ये वाला लाइंस हैं, यहाँ तक आप मैनेज कर सकते हैं। मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा ताकि आपको समझ आए चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हम जब स्केच बनाते हैं तो कन्फ्यूज़न जहाँ पे होती है वहाँ पे चीज़ों को बोल्ड कर दो। कन्फ्यूज़न वहाँ पे बढ़ती है जब आप डिटेलिंग में चले जाते हैं। कहीं न कहीं उसकी जो टेक्सचर है या फिर उसकी लाइनिंग या फिर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, उस चीज़ को बोल्ड करना है। अभी ये देखो बाजू की लाइन, ठीक है, उसके हेयर्स बिल्कुल डार्क में है और बैकग्राउंड में मिक्स है, और इसलिए ये लाइन यहाँ से पकड़ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर मैनेज कर सकते हैं, और ये कितनी बाजू कहाँ तक आ रही है इसको मैनेज करो। अभी देखो फेस बना हुआ है, तो फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी छोटी बन रही हैं। ज़्यादा मिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्केल वाइज काम नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें सीखने वाले या सिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं, हमें यूट्यूब से वीडियोस बहुत सारी मिल जाती हैं। क्योंकि उनके बताने का कुछ अलग तरीका होता है। कई बहुत चक्कर मार मार के, गोले मार मार के सिखाते हैं कि ये इतना है, ये इतना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज, सबका स्टाइल खड़ने का अलग हो सकता है। जैसे इसके खड़ने का स्टाइल है एक, तो हम इसको फेस से नहीं मिन सकते कि ये फेस में इतना है, वो इतना है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो हम इसलिए मिन सकते हैं कि जब हमें बिल्कुल स्टैंडिंग फिगर जो बनाते हैं, बिल्कुल खड़ी फिगर सीधी, तो उसको मैनेज कर सकते हैं कि हाँ जी, ये 2 फेस की चौड़ी फिगर है, 7.5 की लंबी फिगर है, या कुछ ऐसे मैप जो बने हुए हैं, हमने पिछली वीडियोस में बात की थी। जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, अपने माइंड में सेट बिठा लेते हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इन चीज़ों को फ्री में महसूस करते हैं। ठीक है, तो अभी जो आर्टिस्ट ने वर्क किया है वो कोई मिन-जुन के कुछ नहीं किया उसने, फ्रीली काम किया। आप उसके स्ट्रोक से देख सकते हैं, उसके वर्क में देख सकते हैं कि उसने पहले कितनी स्टडी की होगी। फिर ये चीज़ें जो आपकी बाउंड्री है, ये चक्कर मारने की कि फेस 2 इंच इतना ही होगा या 3 इंच इतना ही होगा। नहीं, कईयों के हैंड लंबे भी होते हैं, कईयों के हैंड छोटे भी होते हैं, कईयों की बाजू 2 इंच लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, हाइट बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो ये जो मैप हमने बनाया है, ये एक इक्वली एक परफेक्ट जो फिगर है वो चीज़ बनाई गई है। और सबकी बॉडी या फिर सबकी हाइट परफेक्ट नहीं होती। हमें इन चीज़ों को ब्रेक करना चाहिए, थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए, ताकि आपकी जो माइंड में जो चल रहा है वर्क, वो आउट हो अपने पेज पे या कैनवस पे या फिर किसी ड्राइंग शीट पे निकले। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ माइंड में ही सेट बैठ जाती है कि हमें
अभी ये पढ़ना है कि ये कितना है और कैसे बनेगा। इन चीज़ों को आपने निकलना है, इन चीज़ों को ब्रेक करना है। इनकी जितनी स्टडी होती है इनको करके आप जितना निकलोगे और स्केचिंग को जितना फ्री में रखोगे, आप स्टाइल अपना फ्री रखोगे, तो स्केचिंग में उतनी ही जान आती है, आपके स्केच में उतने ही बोल्ड स्ट्रोक लगते हैं। और अगर यहाँ पे स्केचिंग की बात करें तो वहाँ पे जो भी टोन्स हैं, जो भी रखी गई हैं, आप स्केचिंग में ऐसे बोल्ड में रख सकते हैं उसको। रेंडरिंग जो है आपकी, हैचिंग स्टाइल या क्रॉस हैचिंग हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वो कोई भी रख सकते हैं। लेकिन जो फास्ट स्टाइल है काम करने का, वो ये हैचिंग वाला मुझे अच्छा लगता है। आप क्रॉस हैचिंग में रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी। मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि डार्कनेस और लाइट जो भी है आपके पास, वो अगर माइंड में है तो पेंसिल आप जैसे मर्जी चलाओ, वो कोई आपके स्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आपकी जो वैल्यू है वर्क में वो अच्छी आनी चाहिए, जो विजुअली चीज़ है आपकी वो अच्छी बननी चाहिए, तो ऐसे काम कर सकते हैं। स्केचिंग में जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने जो भी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं काम करता हूँ, वही आपसे शेयर करता हूँ। कहीं से पढ़ के या फिर कहीं से यूट्यूब से सीख के या फिर जो भी यूट्यूबर बताते हैं या फिर कुछ भी कोई भी करता है, वैसे चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का वर्क देखते हैं। जितने आप लोगों का वर्क देखोगे उनका अपना अपना स्टाइल होता है। उन्होंने शायद वो लाइन क्रॉस कर रही होती हैं और जहाँ फिर कर चुके होते हैं वो, जहाँ पे वो खुद स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो खड़े हुए हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोच पाते कि हमें क्या ज़रूरत है। एक जब कोई भी बच्चा अगर पेंसिल उसने आज पकड़ी है तो वो किस तरीके से सीखेगा, किन बातों से इंस्पायर होगा वो काम करने की, वो जो एनर्जी है वो कहाँ से लेके आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो पेन है या पेंसिल है वो कोई ख़ास कुछ नहीं होता। आप कोई भी पेंसिल उठाओ, कुछ भी उठाओ, आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको ड्राइंग आनी चाहिए। आप किसी से भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी से भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ये हैंड का स्टाइल है, तो हैंड की स्टडी आपको अलग से करनी पड़ेगी। जैसे ये डार्कनेस है तो वैल्यू यहाँ पे काम करती है। आपको पता है कहाँ पे डार्क आना है, कहाँ पे लाइट आना है, तो आपके स्केच में वो ब्यूटी आ जाती है, ठीक है। हम एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर रहे इसमें, देखो मैं बोल्ड में ही कर रहा हूँ ताकि आपको वही चीज़ समझ आए जैसे हम रखते हैं। अभी जैसे डिटेलिंग करनी हो तो बहुत सारी डिटेलिंग इसमें हो जाएगी, लेकिन हमें एक स्केच का जो मेन जैसे होता है उसकी विजुअलिटी होती है, वो हमने कैच करनी है। मैं लाइन थोड़ी सी बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे यहाँ पे, और इसमें ज़्यादा शेड्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। शेड्स में और डार्क कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल यहाँ पे कैसे भी चला सकते हैं, तो ये और विजिबल हो जाएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कैमरे में शायद उतना क्लियर नहीं दिखता क्योंकि लाइन इसकी बहुत बारीक लगती है, और मैं उसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा, और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं, इसको स्केच में बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पेंटिंग्स मैंने ली हैं और यहाँ पे हम रैंडमली सर्च कर रहे हैं या फिर हमें दिखाई दे रही हैं वही कर रहे हैं, तो ये मैंने इसलिए ली है ताकि आपको लाइट एंड शेड्स, टोन्स, आप फोटोग्राफ से निकल के पेंटिंग की तरफ ज़्यादा आएँ। किसी अच्छे आर्टिस्ट का वर्क देख के उसको स्टडी करें। अभी देखो जैसे ये फिगर का स्टाइल है बैठने का, तो इसने देखो लाइट कितनी अच्छी कैप्चर की हुई है, डार्कनेस कितनी अच्छी उसकी वैल्यू दी गई, वेरिएशन कितनी अच्छी है, ब्लू शेड्स कितने अच्छे दिए हैं। तो ऐसे अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, उसको देखो, अपना नज़रिया जो है वो चेंज रखो, ठीक है। टाइम टू टाइम उस चीज़ को बढ़ाते रहो ताकि जब आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। ज़्यादा
प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। आप अगर स्केच 10 भी बनाते हो तब भी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन नहीं रखी, वहाँ पे आपने कुछ न्यू सीखा नहीं, आप करते जा रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी आपकी जो इम्प्रूवमेंट है कहीं न कहीं रुक जाती है। और मेन चीज़ होती है कि आप उन चीज़ों को समझो, ठीक है? जैसे ये लाइन्स हैं, तो इस लाइन्स को अपने तरीके से यहाँ पे मैनेज करो। इसका एंगल समझना आपको, ये बाजू कितनी मोटी चौड़ी या फिर कितनी लंबी, ये चीज़ें रखनी होती है। बिल्कुल सेम करने की कोशिश मत किया करो कभी भी, क्योंकि क्या चीज़ होती है वहाँ पे, आप उसी चीज़ में फ़ोकस रख के अपना भूल जाते हैं कि हाँ, बाजू प्रॉपर देखने लग जाते हैं। अब ये देखो, ये जहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो ये हमने एक लाइट वाली लाइन खींची है, इसके बाद ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है? तो किस लाइन से कौन सी लाइन मिल रही है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये चीज़ यहाँ निकलती है, ठीक है? इसको डार्क कर दो, मतलब आपकी जो लाइन है वही आपको बताएगी। एक चीज़ आपकी लाइट है, एक चीज़ आपकी डार्क है, आप दो चीज़ों में कंबाइन कर लो उसको, दो चीज़ों में उसको बांट लो, एक लाइट एंड डार्क, ठीक है? वहाँ पे कलर्स, मिडल टोन्स, हाइलाइट्स भी हैं, लेकिन आपको देखने का जो नज़रिया है वो चेंज रखो। आपको उस पेंटिंग को अपनी स्केचिंग की तरह देखना है, ठीक है? जैसे हम किसी कलरफुल चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो वही चीज़ है वैल्यू के हिसाब से आप देखो कि वहाँ एक्स्ट्रा डार्क वाली चीज़ें हैं वो छोड़ के, मिडल टोन वाली चीज़ें हैं वो छोड़ के, हाइलाइट और डार्क दो चीज़ें आप मैनेज करो यहाँ पे, तो आपकी स्केचिंग में वो लाइन आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे उसने बहुत क्लियर हाथ पैर नहीं बनाए, उसने पैचेस लगाए हैं, तो आप अपने आप से वो चीज़ रख सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं। जहाँ तक मैं स्केचिंग की बात करूँ, तो स्केचिंग या फिर आर्ट एक ऐसा मटेरियल है, ऐसी एक फ़ील्ड है, जहाँ पे कोई भी इंसान मतलब अपने आप को फ्री करता है। बहुत सारी, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो फ्री यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बोर्ड पे पेंसिल के साथ, अपनी स्केचबुक के साथ फ्री महसूस कर सकता है, वो कहीं पे भी फ्री महसूस नहीं कर सकता। कोई ना कोई वर्क ऐसा होता ही है जो बर्डन होता है, तो यहाँ पे अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो किसी चीज़ का बर्डन नहीं रखना। अपने हैंड को चलाना है, फ्रीली चलाओ, लाइन के स्ट्रोक्स रखो, ठीक है? जितना फास्ट कर सकते हो, जितना उस चीज़ को समझ सकते हो, उतना ही फास्ट कर सकते हो। अपनी स्केचिंग को फ्री रखो। हाँ, कोई ड्राइंग कर रहे हैं या फिर आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है कि आपको किसी को पसंद कराना है, किसी को देना है वर्क, वो आपको पे कर रहा है तो आपको वैसा करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी खुद की स्केचबुक पे कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बंदिश नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे इन चीज़ों की बंदिश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपको स्ट्रोक कैसे करने हैं, आपको पेंसिल जल्दी-जल्दी चलानी नहीं है, तो ये माइंड में मत रखो। अपनी पेंसिल को फ्रीली यूज़ करो, आप कितना अच्छा कर सकते हो। स्केच का मतलब ही ये है कि आपका कितना फ्री स्ट्रोक लगते हैं, आपकी लाइनिंग किधर से किधर जा रही है, वो मैनेज कैसे होती हैं। सारी लाइनों से जुड़ के कोई एक स्केच बनता है जैसे, तो वो आपकी जो लाइन्स हैं उनको खेलने दो, स्केचबुक के ऊपर चलने दो, ठीक है? 2-4 लाइनें ज़्यादा लगती हैं, लगने दो, 10 लाइनें लगती हैं, लगने दो। लेकिन एक जो फाइनल लाइन है, जहाँ पे फाइनल स्ट्रोक है या फिर कहीं पे भी आपने फाइनल चीज़ रखनी है, तो वो ज़रूरी है मेन, ठीक है? ये बातें मैं बहुत कर लेता हूँ आपके साथ, ये बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, शायद आपको समझ ना आए कई बार, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए आपकी स्केचबुक में, फ्री होना चाहिए वर्क, ठीक है? वहाँ पे आपका डर नहीं दिखना चाहिए स्केचबुक के ऊपर। तो अपनी स्केचबुक के ऊपर जो भी स्ट्रोक्स लगाते हैं, जो भी स्केच बनाते हैं, बहुत फ्रीली करो, बहुत एन्जॉय करो वहाँ पे, तभी आप कुछ नया कर पाओगे, किसी चीज़ को ब्रेक कर पाओगे। जैसे पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट की लाइट एंड डार्क 2 ही शेड्स में काम किया हुआ है। तो यहाँ पे उसका हम करैक्टर डिसाइड नहीं कर रहे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है? हमें ये चीज़ देखनी है कि उसका एंगल क्या है और लाइट किधर से है, डार्क किधर से। जैसे राइट साइड से लाइट है तो हमने लाइट छोड़ दी, उसके बाद दूसरी साइड जो है चीज़ें वो एक टोन में रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक टोन लगता है मुझे कि 1-2 टोन रखी हुई है वहाँ पे, तो
हल्का सा कैप्चर कर सकते हैं। आईज़ उतनी डार्क नहीं है वहाँ पे, मैं यहाँ पे विजिबल कर रहा हूँ आपको ताकि नज़र आए। तो ऐसे हम एक्स्ट्रा में ही काम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये हेयर्स हैं तो वहाँ पे बहुत स्ट्रोक्स बोल्ड रखे हुए हैं, तो हमें इसको स्केच में कैसे करना है, ये देखो लाइंस को इस तरीके से बोल्ड रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ शैडो में है तो हमने एक ही जो टोन रखी है, ज़्यादा हमने वर्क किया नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं कई चीज़ों पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि डार्क है, तो वहाँ पे पेंसिल और चला दो। तो ऐसे इसका जो लेवल है वो हाई होता जाता है, मतलब एडवांस में होता जाता है जब आप इसकी डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो मेन फोकस अपना ड्राइंग पे रखो पहले, किस तरीके से वो बना रहे हैं, स्केच कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रोक में रख सकते हैं। यहाँ पे हम और डार्क बना सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे इतना छोड़ दो इसको। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है करना। यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस कर दो। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, हम स्केच को ट्राई कर सकते हैं। इसी आर्टिस्ट की पेंटिंग का कोई एक और स्केच करके देखते हैं, कोई और एंगल में, जो कि स्टडी हो, जिसमें बैठने का स्टाइल अलग हो। काफ़ी सारी पेंटिंग्स खुल जाती हैं यहाँ पे, किसी भी आर्टिस्ट का वर्क नहीं, हमें इसी आर्टिस्ट का वर्क देखते हैं। ये वाली फिगर देखते हैं, ये देखो इसके बैठने का स्टाइल और कैप्चर किया है इसने बहुत अच्छे से लाइट। तो ये किस तरीके से बनाना है इसकी भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही फेस लेना है आपने, और फेस को इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद इसके हिसाब से जो इसकी नेक वाला स्टाइल है वो ले लेना है। हल्का सा ये जो स्केच है आप देख रहे हैं, ये फॉर शॉर्टनिंग में है, इसका जो बैठने का स्टाइल है वो फॉर शॉर्टनिंग में दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे हेयर्स जो मिक्स होते दिख रहे हैं वो यहाँ तक थोड़े से हाइट पे चले गए। यहाँ पे हैंड और फीचर्स ऐड कर लेते हैं। मतलब आपको इस तरीके से ऐड नहीं करना कि आपको प्रॉपर उसकी ड्राइंग, शेप, ये चीज़ें बनानी है। आपको बस एक स्केच का जो स्टाइल है वो रखना है वहाँ पे, क्योंकि हम स्केच कर रहे हैं, और जब हम ड्राइंग या फिर पेंटिंग करते हैं तब हम इन चीज़ों को प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। तो इनको आप हल्का सा ऐसे दिखा सकते हैं लाइंस में। और मेन चीज़ जो कैप्चर करनी है वो है आपके बैठने का स्टाइल, जो फिगर का है। फेस में आपको फीचर्स इस तरीके से करने हैं कि आपको विजिबल रहे। मैं आपको जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, चीज़ें समझ में आए। स्केच में आप रफली ऐसे फेस का जो बाहरी आउटलाइन है उसको करके भी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता आपको फीचर्स ऐड करने हैं वहाँ पे। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करो तो इन चीज़ों में उलझो नहीं, और स्केच में आप विदाउट फीचर्स भी कर सकते हैं जब आप कोई फुल बॉडी फिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में उलझना नहीं है आपको, विदाउट फीचर्स काम कर सकते हैं, सिर्फ आउटलाइन लेके फेस की। ये हैंड यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है, और उसके बाद ये देखो ये वाली लाइन जो है हैंड वाली, यहाँ तक आ सकते हैं। जो पेंटिंग की बात करें हम, अगर उसके वर्क की बात करें तो देखो कितना अच्छा उसने कंपोज किया हुआ है। पहले तो एक लाइन को अगर हम देखते हैं तो फिगर परले कॉर्नर से उसकी हाइट, जो हेड वाला एरिया है या फिर पैर वाला एरिया, तो बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं वैल्यू के बारे में, जैसे ये पेंटिंग है तो डार्कनेस इसने बैकग्राउंड में रखी है, मिडिल टोन जो है वो फिगर है पूरी, और जो हाईलाइट है वो इसका नीचे वाला सरफेस है, इसने बिल्कुल हाईलाइट दिया हुआ वहाँ पे। तो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है इन चीज़ों को। फ़ोटोग्राफ और पेंटिंग से स्केचिंग करने का
यही एक मेन चीज़ आ जाती है, स्टडी में आ जाती है, क्योंकि किसी के वर्क करने के तरीके को, कहाँ पे उसने क्या चीज़ बनाई है, किस माइंड से बनाई है, वो तो हम इतने अच्छे से नहीं जान सकते। लेकिन कहीं न कहीं हम ऑब्ज़र्वेशन में ये चीज़ ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि उसने जो कंपोज़िशन बनाई है वो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है, उसको अच्छे से मैनेज किया है। यानी कि जो उसके फिगर का स्टाइल है, या फिर एक कैनवस के ऊपर उसकी कंपोज़िशन कैसी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस कैनवस के ऊपर किस तरीके से किसी फिगर को मैनेज करना है, कहाँ पे कितनी स्पेस रखनी है, कहाँ पे कितनी वैल्यू रखनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे हम किसी ग्रेट आर्टिस्ट के या फिर किसी अच्छे आर्टिस्ट से सीख सकते हैं, ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है जब आप किसी के वर्क की, अच्छे वर्क की जो स्टडी करते हैं या फिर स्केच करते हैं या फिर उसको देखते हैं। तो वर्क को देखना भी बहुत ज़रूरी है किसी अच्छे आर्टिस्ट का। हेयर्स हम यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, और ये बाजू फ़ोल्ड जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। फ़ोल्ड आप कैसे भी बना सकते हैं, और मेन चीज़ हमारी फिगर की ये है कि स्केच अच्छा लगे। ये वाली बाजू यहाँ पे डार्क दे सकते हैं, ताकि ये थोड़ी सी उभरी हुई लगे और 3D लगे थोड़ी सी। ज़्यादा जो स्टडी होती है स्केच में, वो लाइट एंड शेड को लेके ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो भी आपका स्केच बनता है, जो भी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपकी लाइट एंड शेड्स, ये आपको समझने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्केच की लाइन जो है ड्राइंग की, वो कोई भी है, कहीं पे भी है, थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो चलने दो। लेकिन जहाँ पे लाइट एंड शेड की बात आती है, तो अगर हम वहाँ पे डार्कनेस देते हैं, उस चीज़ को वैल्यू देते हैं उस चीज़ की, कलर्स की, तो अच्छी लगती है मतलब चीज़ें, और सेटल हो जाती हैं पेज के ऊपर या कैनवस के ऊपर, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे ये डार्कनेस है तो इसको डार्क कर दो, हेयर्स को, ये देखो इसके वैल्यू के हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं वैल्यू डिसाइड ही करनी है यहाँ पे, लेकिन एक तरीका है काम करने का, एक एडवांस लेवल हो जाता है आपका जब आपको इन चीज़ों से हट के सोचते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हो। तो आपकी सोच यहाँ जानी चाहिए कि शेड्स क्या हैं, उसके बाद इसकी टोन्स क्या हैं, या फिर इसकी कलर्स की वैल्यू क्या है, आप वहाँ पे। और जहाँ पे आप स्केचिंग कर रहे हैं, जैसे रफली जैसे अभी हम कर रहे हैं जस्ट स्केच, तो यहाँ पे आपको लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, ठीक है। चीज़ों को समझना है कि फिगर की स्टडी कैसे हो सकती है, कहाँ पे लाइन कौन सी टच करती है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे पैर है, ठीक है, अच्छे से ड्राइंग नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे हम बना देते हैं फॉर शॉर्टिंग में। उसका आधा आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, बाकी का हिस्सा उसका कपड़े में है। तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है, मैनेज करनी होती है। जैसे अभी प्रॉपर एक स्केच वाली लाइंस जो दिख रही है हमें, वो एक प्रॉपर बन गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे डार्कनेस होगी कहाँ पे, वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला शोल्डर है, यहाँ पे पीछे डार्कनेस है, तो हल्की सी यहाँ पे हैचिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बाजू के ऊपर हल्की सी लाइट एंड शेड है एक साइड, तो वो बना सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमें कोई भी डार्कनेस दिख रही है, वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हल्का सा इसको शेड में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, इस तरीके से लाइनिंग दे सकते हैं उसको। मैं धीरे धीरे वर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो लाइन स्केच है उससे आगे का स्टेप आप सीख पाओ। अगर आपको और ज़्यादा वर्क करना है स्केच में, तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ लाइन से बात नहीं बन रही, स्केच में और काम करना है, आप कुछ डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आप इतना सा मैनेज कर सकते हैं, तो स्केच की जो ब्यूटी है वो बरकरार हो जाती है, बड़ी अच्छी बन जाती है, स्केच अच्छा बन जाता है उससे। स्केचिंग को
अच्छा करने के लिए उसके स्टेप बाय स्टेप उसको एडवांस में लेके जाओ, उसमें स्टेप बाय स्टेप ही वर्क करो। सबसे पहले लाइन वर्क या फिर उसकी शेडिंग, उसके बाद डार्कनेस, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इस तरीके से। तो कोई और स्केचेस देखते हैं हम, कोई भी ये वाला बना के देखते हैं। इस पेंटिंग में देखो बैठने का स्टाइल, फेस का एंगल, और जैसे भी इसने मैनेज किया हुआ है इस फिगर की कंपोजिशन को, और उसी तरीके से हम भी यहाँ पे स्केच करेंगे। इसके सिलेक्टेड पोज हैं जो इसने पेंटिंग्स बनाई हैं, और उस सिलेक्टेड पोज की स्केचिंग हम कर रहे हैं, तो हमारी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी इन चीज़ों से, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में ये चीज़ें हमें बहुत कम मिलती हैं, शार्प मिलती हैं। यहाँ पे जो इसने टोन्स लगाई हैं, कलर्स की वैल्यू दिखाई है, बहुत ही कूल तरीके से काम किया है, तो वो फ़ोटोग्राफ में हमें नहीं दिखती। फ़ोटोग्राफ में हम किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी फ़ोटोग्राफ में और पेंटिंग में, जब आपको फ़र्क लगेगा तभी। और जहाँ तक इस पेंटिंग की बात करता हूँ मैं, या फिर स्केचिंग की, तो हमें देखो सीधा सीधा ये पोज दिख रहा है, बाकी की चीज़ें देखो कितनी ब्लर या फिर कितनी दूर लग रही हैं, हटके लग रही हैं। तो हमें फिगर का स्केच करना ईजी लगता है, क्योंकि हमारी नज़रें वही चीज़ के फोकस कर रही हैं जो उसने दिखाया, और उसी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं। तो फोटोग्राफ में कहीं ना कहीं कोई भीड़ होती है, हम वहाँ से कोई एक फिगर उठाते हैं तो हम उसको अच्छे से कैप्चर कर ही नहीं पाते। तो जब भी कोई स्टार्टिंग लेता है स्केच में और अपने स्केचेस को इम्प्रूव करता है, तो किसी ऐसी स्केच से करें, ऐसी पेंटिंग से करें जो आपके लिए थोड़ा इजी भी रहे और उन चीज़ों को समझने के लिए, फोकस करने के लिए हो। जैसे यहाँ पे एक फिगर पे ही फोकस हो रहा है हमारा, किसी और चीज़ पे नहीं हो रहा, जितनी भी हमने स्टडी की है। तो आपकी जो स्केचिंग है उसको रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरीके से आपने स्केच में सेलेक्ट कर रहे हैं। फेस का ये एंगल है, बहुत ही इजी है, मैंने पोर्ट्रेट्स में आपको बताए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। तो साइड वाले फेसेस हमने बहुत बनाए हैं। तो चीज़ों को पहली बार में अगर अब कोई देख रहा है वीडियो, तो आप पीछे वीडियोस में पोर्ट्रेट के बारे में, पोजेस के बारे में और फिगर स्टडी के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया। तो यहाँ पे स्केचिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो एडवांस लेवल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडवांस लेवल का क्या है कि हम कुछ चीज़ों से निकल के आगे का स्टेप ले लेते हैं, जैसे ये मैं एडवांस लेवल बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑलरेडी स्टडी करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 2-4 स्टेप हम आगे के ले चुके हैं, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो वो चीज़ें एकदम से ये नहीं सीख सकता, ठीक है। आपको धीरे धीरे वो चीज़ें सीखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है। पहले आप फेस सीखते हैं, फेस के एंगल सीखते हैं, फिर आप फिगर स्टडी सीखते हैं, उसके धीरे धीरे आप एंगल कैच करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पता होता है कि आपकी फिगर किस तरीके की बनेगी। आप यहाँ पे पोज को बना रहे हैं, उसके स्टाइल बना रहे हैं, ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हैंड है, तो हैंड की स्टडी हमने पहले की हुई है, तो ये हैंड का कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा, हल्का सा उसकी मूवमेंट दिख रही है, उसने जस्ट पैच लगाया। यहाँ पे इसके बैठने का जो स्टाइल है वो देखो दूसरी साइड है, तो यहाँ पे इसका पैर बाहर की तरफ निकलेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये फोल्ड्स हो गए, आप फोल्ड्स को इस तरीके से बना सकते हैं बस लाइन से। और यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे देखो पैर थोड़ा सा विजुअली कर देता हूँ मैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा, वहाँ पे उसने जस्ट पैच लगा के इम्प्रेशन दिया, तो यहाँ पे हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ बना के इस तरीके से। और बाकी की चीज़ को आप शेड कर सकते हैं। वहाँ पे देखो वैल्यू बहुत ज़्यादा उसकी दी नहीं गई कपड़ों की, फोल्ड्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क दिया जहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे लाइन को समझने की ज़रूरत है, अपनी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पे उसने डार्कनेस दी है और आगे से ये लाइन इधर को जा रही है,
तो उसको मैं विजिबल कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये हैंड उस तरफ मुड़ गया, जैसे आप बैठने का स्टाइल को समझ सकते हैं कि हाथ का जो एंगल है वो क्या आएगा। और यहाँ पे डार्कनेस दे देते हैं हैंड को हल्का सा 3D रखने के लिए। और यहाँ पे पैर हो गया उसका, ये चीज़। और यहाँ पे डार्कनेस है तो आप डार्क कर दो। लाइंस को समझो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत बोल्ड स्ट्रोक लगाए हैं, आपको स्केचिंग में वो बोल्ड स्ट्रोक्स दिखाने हैं तो वहाँ पे ही काम करना है। आपने उसके स्टाइल को कॉपी किया, उसके फिगर की जो बैठने का स्टाइल है वहाँ पे कोई भी हो सकता है, हाइट बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसके हैंड इधर उधर हो सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उसके बैठने का जो स्टाइल है वो हमने कैप्चर किया है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये फिगर का जो मेन पॉइंट है वो हमने कैप्चर किया है कि बैठने का स्टाइल। यहाँ पे कोई और फिगर भी होती तब हम किस तरीके से बनाते, उसको किस तरीके से मैनेज करते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोज की स्टडी का एक स्केच बन गया। और फोल्ड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसे लाइंस में रख सकते हैं, लेकिन आपके स्केच में फोल्ड लगने चाहिए कि हाँ ये फोल्ड है, वैसे फालतू की लाइंस नहीं लगानी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं। उसके लेवल को और एडवांस करने के लिए उसकी बारीकियों में जा सकते हैं। लेकिन ये एक स्केच है जो आपकी स्केच बुक पे इस तरीके से बनेगा तो आपको बहुत स्टडी होगी, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी ऐसा काम करने से। तो कोशिश करके देखो ऐसे पेन से ड्राइंग करके, जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो भी आप बनाते हैं। तो स्केचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो बड़ा अच्छा वर्क कर पाओगे। अभी ये सिंगल एक फिगर बनाई है हमने। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें तो इस तरीके से हल्का सा जो हैचिंग स्टाइल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा सा अच्छा और कर सकते हैं। कुछ भी अगर बैकग्राउंड में है, जैसे इसके बाद आप पेंटिंग भी करोगे तब भी आपको इस चीज़ की हेल्प मिलेगी, कंपोजिशन में करने के वक्त आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से फ्रीली काम करो, कोई चक्कर नहीं है, उसकी ज़रूरी नहीं है आपने कॉपी करनी है। तो ये थे कुछ स्केचेस जो हमने अभी स्टडी किए जॉन फर्नांडिस की पेंटिंग से। बहुत हेल्प मिली हमें, बहुत अच्छा वर्क देखने को भी मिला। तो ऐसे कहीं से भी आप किसी अच्छे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को उठा के वहाँ से स्केचिंग कर सकते हैं उसकी पेंटिंग्स को, क्योंकि स्केचिंग करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखती हैं, वेरिएशंस, कलर वैल्यू, उसके करने का स्टाइल, या फिर किसी आर्टिस्ट को समझने का मौका मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, मेरी बातों से और प्रैक्टिस से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अपने वर्क के बारे में। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, हम किसी और चीज़ के ऊपर क्या काम कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।